ब्रिज बिहारी जय बजरंगबली का नारा लगाते हुए आसमान की ओर अपने 47 की नलियां खोलते हैं और तड़तड़ाहटते हुए वहां से आगे बढ़ जाते हैं। ताबड़तोड़ तड़ाहट के साथ गरजने लगती हैं और देखते ब्रिज बिहारी है कि ब्रिज बिहारी चाहता था कि सूरजभान जेल में सलटा दिया। सूरजभान अब पुलिस की गिरफ्त में थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। 13 जून 1998 को ब्रिज बिहारी हत्याकांड के तार किस किस से जुड़े रहे, इस किस्सा गोई की श्रृंखला के आखिरी पार्ट में आज हम आपको बताएंगे कि आखिर कैसे ब्रिज बिहारी प्रसाद की हत्या हुई थी। तो दरअसल ब्रिज बिहारी प्रसाद, जिसकी हत्या के तार एक एक करके मोतिहारी, मुजफ्फरपुर और मोकामा से जुड़े, यानी कि M3 प्लान, जिसमें सबसे पहले 4 दिसंबर 1994 को छोटन शुक्ला की हत्या होती है और उसके बाद अगस्त 1997 में उसके भाई भुटकुन शुक्ला की हत्या होती है। इधर 22 फरवरी 1998 को एक और हत्या होती है मोतिहारी में देवेंद्र दुबे की। और इन हत्याओं के तार और इसके साजिशकर्ता के तौर पे बार बार जो नाम सामने आता है वह नाम रहता है ब्रिज बिहारी प्रसाद। वही ब्रिज बिहारी प्रसाद जो कि लालू यादव की सरकार में मंत्री भी थे। तो इस ब्रिज बिहारी प्रसाद के बार बार साजिश में नाम आने के बाद एक और बात सामने आई थी कि चाहे देवेंद्र दुबे के भांजे मंटू तिवारी हों या फिर शुक्ला ब्रदर्स के तीसरे भाई यानी कि मुन्ना शुक्ला, इन सब ने ऐलान कर रखा था कि हम खून का बदला खून से लेंगे। और इन सब के बीच एक और शख्स भी चिंतित था, वह था मोकामा वाले सूरजभान सिंह। तो दरअसल वर्ष 1998 में 13 जून 1998 को ब्रिज बिहारी की हत्या होती, इसके पहले ही 1998 में एक और बड़ा कांड होता है। दरअसल वर्ष 1998 में ही नालंदा में पुलिस एक जगह छापेमारी करती है। जिस जगह छापेमारी की जाती है उस जगह पर बड़े स्तर पर लोग ताश और जुआ खेलते हैं। तो पुलिस जब वहाँ पे छापेमारी करने के लिए पहुँचती है और कुछ लोगों को वहाँ पकड़ती है, तो इससे वहाँ गिरफ्त में आए तमाम लोग अचानक से काफ़ी हैरान हो जाते हैं और सब लोगों का नज़र जिस एकमात्र चेहरे पे होती है, उस चेहरे को बार बार पुलिस भी देखती है कि आखिर यह शख्स है कौन, जिसे पकड़ने से जो तमाम वहाँ पे लोग हैं वह सब काफ़ी हैरानी जता रहे हैं। तो दरअसल जिस शख्स को पकड़ा गया था, जिस शख्स को पकड़ने के बाद वहाँ पर तमाम लोग हैरान थे, तो करीब 6 फीट की कद काठी वाले एक गबरू जवान, जिसके बड़ी बड़ी आंखें थी, उभरे सीने थे, दमदार कंधे थे और बिखरे बाल थे, उस कद्दावर शख्स का नाम था सूरजभान सिंह। और जब पुलिस ने उस शख्स का हाथ पकड़ा और उसने अपना नाम बताया, मैं सूरजभान हूँ, तो कहते हैं कि इससे पुलिस भी भौचक रह गई थी। क्या यह वही सूरजभान है जिसे बिहार ही नहीं बल्कि करीब आधा दर्जन राज्यों की पुलिस तलाश रही है? क्या यह वही सूरजभान है जिसके राइट हैंड के तौर पर इंडियाज मोस्ट वांटेड ललन सिंह को माना जाता है? क्या यह वही सूरजभान है जिसका साथी श्री प्रकाश शुक्ला है जो एक मुख्यमंत्री की हत्या के लिए सुपारी ले रखता है? क्या यह वही सूरजभान है जिसका साथी नागा सिंह नेपाल में एक व्यक्ति का अपहरण करता है और तुलसी राम अपहरण कांड में उस वक्त जो फिरौती की राशि वसूली गई थी उसे अगर हम आज के हिसाब से भुनाएं तो करीब 100 करोड़ रुपए होती है? तो क्या यह वही सूरजभान है जिसका साथी सुनील टाइगर है? तो इतने तमाम लोगों से घिरे हुए सूरजभान की गिरफ्तारी के बारे में जब पुलिस जानती है कि जिस शख्स को ताश और जुए के अड्डे से पकड़ा गया है यह शख्स सूरजभान है, तो पुलिस के भी होश उड़ जाते हैं। और यह वही सूरजभान होते हैं जिसके मित्र छोटन शुक्ला, भुटकुन शुक्ला और देवेंद्र दुबे बताए जाते हैं। तो पूरे बिहार के अखबारों में अगले दिन जो सबसे बड़ी खबर सुर्खियां बटोरती है वह है कि नालंदा से सूरजभान की गिरफ्तारी होती है। कहते हैं कि जब इस खबर की जानकारी ब्रिज बिहारी को मिली तो ब्रिज बिहारी भी काफ़ी खुश हुआ था, क्योंकि उसे इस बात का डर था कि उसके ऊपर आ रहे एक बड़े खतरे, जिसमें देवेंद्र दुबे की हत्या के बदला लेने के लिए मंटू तिवारी ने ऐलान कर रखा था और इधर छोटन शुक्ला और भुटकुन शुक्ला की हत्या के बाद मुन्ना शुक्ला ने भी यह ऐलान कर रखा था कि वह भी अपने भाई की मौत का बदला लेगा। तो इन सब के बीच इन सब का सबसे बड़ा साथी सूरजभान अब पुलिस की गिरफ्त में थे। तो इन तमाम घटनाओं के बीच कहा जाता है कि जब ब्रिज बिहारी को यह पता चला कि सूरजभान की गिरफ्तारी हो चुकी है और उसके बाद सूरजभान को बेऊर जेल में भेजा गया, तो तब से ब्रिज बिहारी ने भी एक अन्य रणनीति पे काम करना शुरू कर दिया। कथित तौर पर यह कहा जाता है
कि ब्रिज बिहारी चाहता था कि सूरजभान सिंह को जेल में ही सलटा दिया जाए, यानी कि खत्म कर दिया जाए, उसकी हत्या करा दी जाए, किसी तरीके से सूरजभान का खात्मा जेल में ही हो जाए। और इसके लिए एक बड़ी साजिश, एक बड़ी प्लानिंग रचने की भी तैयारी कर दी गई थी। लेकिन इन सबके बीच एक और बड़ा कांड होता है। दरअसल जो ब्रिज बिहारी प्रसाद थे, ब्रिज बिहारी प्रसाद लालू यादव मंत्रिमंडल में मंत्री हुआ करते थे, और वह भी आईटी मंत्री, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मंत्री। उस दौर में देश में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक ऐसा मंत्रालय था जहां पूरे देश में ये सबसे नएपन वाला मंत्रालय था, और इस मंत्रालय के सहारे देश में एक ऐसी क्रांति आ रही थी कि तकनीकी जो जगत था उस जगत में विस्तार करने के लिए कर्नाटक से लेकर के महाराष्ट्र तक और आंध्र प्रदेश से लेकर के दिल्ली एनसीआर तक के जगहों पर अलग अलग कंपनियां अपना निवेश कर रही थी। तो बिहार में भी कहा जाता है कि लालू यादव ने इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आने वाले ब्रिज बिहारी पर बड़ा भरोसा जताते हुए उन्हें आईटी-बीटी मंत्री बनाया था। लेकिन हुआ इसका उल्टा। कहते हैं कि ब्रिज बिहारी प्रसाद ने घोटालों की एक लंबी झड़ी लगा दी, और स्थिति हुई कि लालू यादव को अपने दुलारे मंत्री को मंत्रिमंडल से हटाना पड़ा। इतना ही नहीं, जिस घोटाले का जिक्र आया उसकी जांच का जिम्मा भी सीबीआई को सौंप दिया गया। और जब सीबीआई को जांच का जिम्मा सौंपा गया तो उसके बाद सीबीआई ने ब्रिज बिहारी प्रसाद सहित कुछ लोगों की गिरफ्तारी की और ब्रिज बिहारी प्रसाद जेल भेज दिए गए। तो जैसा अमूमन होता है वैसा ही ब्रिज बिहारी के साथ भी हुआ। जैसे ही उनकी गिरफ्तारी हुई तो उनके सीने में दर्द उठ गया, उनको अलग किस्म का विचलन आने लगा। उनकी अलग अलग किस्म की जो व्याधियां थी वो अचानक एक दिन उभर आई, और आनन फानन में उन्हें पटना के सबसे प्रतिष्ठित सरकारी अस्पतालों में एक IGIMS में दाखिल करा दिया गया। लेकिन कहते हैं कि जब IGIMS के जिस वार्ड में ब्रिज बिहारी को रखा गया था वह एक ऐसी सुरक्षा घेरा वाला वार्ड था जिसके बाहर कमांडोज की तैनाती होती थी, और उस वार्ड के अंदर तक पहुंचने के लिए काफ़ी मुश्किल थी। यानी कि अगर कोई व्यक्ति उस वार्ड के अंदर तक चला भी जाए तो वहां से जिंदा बच करके वापस आएगा यह नामुमकिन था। तो ऐसे में एक बिल्कुल सुरक्षा घेरे के बीच में रहने वाले ब्रिज बिहारी को IGIMS अस्पताल में लंबे अरसे तक रखा जाता है। लेकिन यहीं से कहा जाता है कि ब्रिज बिहारी प्रसाद इस दौरान लगातार इस साजिश को अंजाम देने में लगा हुआ था कि कैसे सूरजभान का जेल के अंदर ही खात्मा करा दिया जाए। जैसे जिन साजिशों का आरोप ब्रिज बिहारी पर पहले ही लगा था कि देवेंद्र दुबे की हत्या करा दी गई, छोटन शुक्ला भुटकुन शुक्ला की हत्या करा दी गई, तो कुछ उसी अंदाज में अब जेल में ही सूरजभान का खात्मा कर दिया जाए। कहते हैं कि जब इस बात की जानकारी सूरजभान को लगी, यानी कि जिस साजिश को लेकर के ब्रिज बिहारी के ऊपर आरोप लग रहे थे वह साजिश लीक हो चुकी थी, और सूरजभान को इस बात की भनक लग गई थी कि उसकी हत्या की प्लानिंग जेल के भीतर ही की जा रही थी। और इसकी भनक तो सूरजभान के सबसे बड़े शागिर्द श्री प्रकाश शुक्ला को भी लगी थी। वही श्री प्रकाश शुक्ला जिसने 5 साल में करीब 2 दर्जन हत्याएं करके बिहार से लेकर के यूपी और दिल्ली तक में अपना नाम चमका लिया था, और यहाँ तक स्थिति थी कि उस शख्स पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की हत्या की सुपारी 6 करोड़ रुपए में लेने के भी आरोप लगे थे, और भारतीय जनता पार्टी के सांसदों की हत्या करने के भी साजिश को लेकर के अलग अलग किस्म के आरोप श्री प्रकाश शुक्ला पर लग चुके थे। और वही श्री प्रकाश शुक्ला अपना गुरु मानता था सूरजभान को। तो कहते हैं कि जब श्री प्रकाश शुक्ला को इस बात की जानकारी मिली कि उसके गुरु की हत्या की साजिश अब ब्रिज बिहारी ने की रची है, तो इससे वह आग बबूला हो गया था। और उसी के बाद गोरखपुर से आनन फानन में श्री प्रकाश शुक्ला पटना आता है, और यहाँ उसकी मुलाकात देवेंद्र दुबे के भांजे बंटू तिवारी से लेकर के शुक्ला ब्रदर्स के तमाम शागिर्दों से होती है। और इसके बाद ये तैयारी की जाती है कि कैसे ब्रिज बिहारी को खत्म करना है। तो ब्रिज बिहारी को खत्म करना इतना आसान भी नहीं था, क्योंकि जैसा हमने आपको बताया कि जिस IGIMS के वार्ड में ब्रिज बिहारी को रखा गया था वह वार्ड अपने आप में एक चक्रव्यूह की भांति था कि कोई शख्स अगर हत्या करने के मकसद से वहां पहुंच भी जाए तो जिंदा वह वापस आएगा यह संभव ही नहीं है। तो इन तमाम चीज़ों के बीच इसमें कहते हैं कि शुक्ला ब्रदर्स ने एक काट निकाला। दरअसल जब भुटकुन शुक्ला की हत्या हुई थी तो उसके बाद शंकर शंभू नाम के एक व्यक्ति ने उस दौर में ब्रिज बिहारी का दिल जीता था, और ब्रिज बिहारी का वह काफ़ी खास हो गया था। इस बात की जानकारी शुक्ला ब्रदर्स, बंटू तिवारी, सूरजभान के लोगों को भी थी। तो सबसे पहले जिस शख्स को पकड़ा गया उसका नाम था शंकर शंभू। शंकर शंभू को पकड़ा गया और उससे यह जिम्मेदारी दी गई कि तुम्हें हर हालत में
13 जून 1998 की शाम ब्रिजबिहारी को अपने वार्ड से बाहर बरामदे पर लाना है। दरअसल उस दौर में मोबाइल रखना काफ़ी रुतबे का काम था और मोबाइल बिहार जैसे राज्य में तो गिने चुने लोगों के ही पास था, जिसमें एक शख्स का नाम ब्रिजबिहारी भी था। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह थी कि आप मोबाइल तो रखते हैं लेकिन उसका टावर ही नहीं पकड़ता है, और वह भी IGIMS के उस वार्ड में जो कि अपने आप में चक्रव्यूह से घिरा हुआ था, वहाँ तो मोबाइल का टावर रहता ही नहीं था। तो ब्रिजबिहारी को अपने मोबाइल पर बात करने के लिए हर हालत में IGIMS के उस वार्ड से बाहर निकल करके बरामदे तक आने की मजबूरी थी, और इसके लिए कहा जाता है कि शंकर शंभू को यह जिम्मेदारी दी गई थी कि तुम किसी तरीके से मोबाइल पर उसके फ़ोन करो और ब्रिजबिहारी बरामदे में आए। तो 13 जून 1998 की रात करीब 8 बजे शंकर शंभू के साजिश के तौर पे ब्रिजबिहारी के मोबाइल पे फ़ोन जाता है और ब्रिजबिहारी अपने मोबाइल पे बात करते हुए IGIMS के उस वार्ड से बाहर निकल करके सामने बरामदे की ओर आते हैं ताकि मोबाइल का टावर ठीक से पकड़े और वो सही तरीके से अपने लोगों से बात कर सके। इस दौरान उनके आसपास कमांडो का दस्ता भी तैनात रहता है। इतना ही नहीं, उनसे मिलने आए कुछ लोग भी उनके आसपास खड़े होते हैं और तमाम लोगों से घिरे हुए ब्रिजबिहारी सधे कदमों से आगे चलते हुए अपने मोबाइल पर बात करते हुए लगातार बरामदे की ओर बढ़ते हैं। लेकिन इसी बीच एक और घटना होती है। दरअसल IGIMS अस्पताल में उस शाम एक टाटा सूमो कार अंदर आती है और टाटा सूमो कार का नंबर होता है BR1P 1818, जो कि पटना के बेली रोड की तरफ से हॉस्पिटल के साउथ गेट के अंदर आती है। और टाटा सूमो गाड़ी के साथ में एक उजले रंग की एम्बेसडर भी उसी के साथ साथ अंदर प्रवेश करती है। और इसके बाद ब्रिजबिहारी जहां अपने सहयोगियों और बॉडीगार्ड के साथ खड़ा होकर के मोबाइल पर बात कर रहा था, उससे करीब मात्र 20 कदम पीछे दोनों गाड़ियां रुकती हैं। और इतना ही नहीं, उसी दौरान जिस बरामदे पर ब्रिजबिहारी बात कर रहे थे उसके सामने जो IGIMS का मैदान था, चूँकि गर्मी का दिन था तो कई ऐसे लोग थे जो कुछ लोग मैदान में बैठे थे, कुछ लोग बेंच पर सो रहे थे, बैठे हुए थे, तो कुछ लोग बीच सड़क पर ही चादर ओढ़ करके मरीज या मरीज के परिजन के रूप में बैठे हुए थे। हर किसी को यही लग रहा था कि यहाँ जितने भी लोग बैठे हुए हैं वे तमाम लोग यहाँ के आने वाले मरीज हैं या फिर उनके परिजन हैं। तो जैसे ही दोनों गाड़ियाँ यानी कि टाटा सूमो और उजले रंग की एम्बेसडर ब्रिजबिहारी से करीब 20 कदम पहले आकर के रुकती है, अचानक से वह होता है जिसकी कल्पना ब्रिजबिहारी ने की भी नहीं थी। चाहे मैदान में मौजूद करीब दर्जन भर लोग हों या फिर वो दोनों गाड़ियाँ हों, अचानक से उन गाड़ियों से और वहाँ मैदान में मौजूद लोग आनन फानन में उठ खड़े होते हैं और करीब करीब सभी के हाथों में AK-47 राइफलें रहती हैं। ताबड़तोड़ तड़ाहट के साथ AK-47 राइफलें गरजने लगती हैं और देखते ही देखते ब्रिजबिहारी ढेर हो जाते हैं। न केवल ब्रिजबिहारी ढेर हो जाते हैं बल्कि उस दौरान ब्रिजबिहारी के साथ मौजूद उनका बॉडीगार्ड लक्ष्मेश्वर शाह भी मारा जाता है। इसके अतिरिक्त 2 अन्य लोगों की भी गोली लगती है और जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी, यानी कि पूरा कमांडो की सुरक्षा घेरे में रहने वाले ब्रिजबिहारी प्रसाद को उसके सबसे सुरक्षित मांद में घुस करके ही मार दिया गया था। और उसके बाद जितने भी वहां हमलावर आए थे वह जय बजरंगबली का नारा लगाते हुए आसमान की ओर अपने AK-47 की नलियां खोल देते हैं और तरतराहते हुए वहां से आगे बढ़ जाते हैं। कहते हैं कि उस शाम पुलिस भी भौचक्क थी कि आखिर कौन लोग आए और ब्रिजबिहारी की हत्या करके चले गए। लेकिन उसी शाम जब रात के 9 बजे रेडियो पर समाचार आता है और मुजफ्फरपुर के लोग यह समाचार सुनते हैं कि ब्रिजबिहारी प्रसाद की पटना के IGIMS हॉस्पिटल में हत्या कर दी गई है, तो उसके बाद तो मुजफ्फरपुर के इलाके में एक ऐसी स्थिति दिखती है जिसमें जहां माडीपुर से लेकर के बैरिया तक के पूरे इलाके में यानी कि ब्रिजबिहारी वाले इलाके में सन्नाटा पसर जाता है, तो वहीं दूसरी ओर नया टोला से लेकर के कलमबाग चौक और कॉलेज और यूनिवर्सिटी कैंपस से लेकर के मुजफ्फरपुर के खबरा तक की गलियों में उस रात पूरी रात दिवाली मनाई जाती है। गोलियां पूरी रात चलती हैं। कई लोग वहां भी AK-47 तरतराते नजर आते हैं और उस रात मुजफ्फरपुर के SP खुद पर मुजफ्फरपुर की गलियों में उतरते हैं, लाउड स्पीकर पर अनाउंस करते हैं कि आप लोग शांति बनाए रखें। आनन फानन में देर रात ही मुजफ्फरपुर में हजारों पुलिसकर्मियों की नियुक्ति कर दी जाती है। पूरे मुजफ्फरपुर शहर में किलेबंद सुरक्षा कर दी जाती है। एक खौफ का ऐसा माहौल रहता है कि अगले दिन पूरे मुजफ्फरपुर में जो दुकानें, बाजार, स्कूल, कॉलेज, सरकारी दफ्तर स्वतः ही बंद रखते हैं।
पूरा मुजफ्फरपुर मानो कर्फ्यू के घेरे में आ जाता है। और यह स्थिति 1-2 दिन नहीं बल्कि अगले करीब 1 सप्ताह तक मुजफ्फरपुर में उसी रूप में बना रहता है। और इन तमाम मामलों में बाद में इस मामले की जांच यानी कि बृजबिहारी हत्याकांड की जांच का जिम्मा पहले बिहार पुलिस को दिया जाता है, उसके बाद सीबीआई को वर्ष 1999 में यह मामला ट्रांसफ़र किया जाता है और सीबीआई के द्वारा इस मामले में जांच और तमाम चीज़ों के बीच 12 अगस्त 2009 को 2 पूर्व विधायकों राजन तिवारी और विजय कुमार शुक्ला उर्फ मुन्ना शुक्ला सहित पूर्व सांसद सूरजभान सिंह और 8 अन्य अभियुक्तों को इस मामले में दोषी करार दिया जाता है। उन्हें उम्र कैद की सज़ा होती है। लेकिन इसके बाद यह मामला जब पटना हाई कोर्ट में पहुंचता है तो पटना हाई कोर्ट ने बृजबिहारी हत्याकांड के सभी अभियुक्तों को 25 जुलाई 2024 को बरी कर दिया। उस दौरान न्यायमूर्ति इकबाल अहमद अंसारी और न्यायमूर्ति बीएन सिन्हा की खंडपीठ ने निचली अदालत के फैसले को निरस्त करते हुए इस मामले में जिन लोगों को भी दोषी ठहराया गया था यानी कि राजन तिवारी, मंटू तिवारी, मुन्ना शुक्ला, साथ ही साथ सांसद सूरजभान सिंह, मुकेश सिंह, ललन सिंह, कैप्टन सुनील सिंह, नागा सिंह, इन तमाम लोगों को पटना हाई कोर्ट ने बरी कर दिया। हालांकि इसी मामले में इसी वर्ष 3 अक्टूबर 2024 को अब सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला आया है और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले में जहां सूरजभान सहित 6 लोगों को बरी कर दिया गया है, वहीं इस मामले में मुन्ना शुक्ला और मंटू तिवारी को उम्र कैद की सजा हुई।